हर हर महादेव साथिया, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी तेरे संग 11 का 99 भाग। पापा। प्रणव को देखते ही मुस्कान दौड़ती हुई उसके पास आई। प्रणव ने भी तुरंत झुकते हुए मुस्कान को अपनी गोद में उठा लिया। पापा, आप कहाँ चले गए थे? आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? मैं आपका कितना इंतजार कर रही थी। गोद में आते ही मुस्कान ने अपने शिकायतों की लिस्ट प्रणव के सामने खोलनी शुरू कर दी। पापा को इस टाइम बहुत कम पड़ जा रहा है ना बेटा? इवेंट आ गया है। हाँ, मम्मी ने बताया था कि पापा बिजी हैं। मुस्कान ने सर हिलाते हुए कहा। तुमने मम्मी से मेरे बारे में पूछा था? प्रणव को एक खुशगवार हैरत हुई। मैं मम्मी से रोज पूछती हूँ कि पापा फ़ोन क्यों नहीं कर रहे हैं। आप इतना काम करते हो कि अपनी मुस्कान को भूल जाते हो। मुस्कान ने उदास होते हुए बताया। नहीं बेटा, मैं अपनी मुस्कान को कभी नहीं भूल सकता, इसलिए तो देखो पहले ही फुर्सत में तुम्हारे पास दौड़ा भागा आया हूँ। तुम्हारी मम्मी ने मुझे बताया ही नहीं था कि मेरी बेटी मुझे इतना याद कर रही है, वरना मैं पहले ही आ गया रहता। प्रणव ने मुंह बनाते हुए कहा। वह समझ रहा था कि पलक जानबूझकर उसे मुस्कान से बात करने नहीं दे रही थी। तुम मेरे साथ चलोगी ना इवेंट में? प्रणव ने प्यार से मुस्कान के चेहरे पर आए हुए बाल को किनारे करते हुए कहा। आप मुझे ले चलोगे? पलक ने मुस्कान ने मासूमियत के साथ अपनी बड़ी बड़ी आंखों को चमकते हुए पूछा। प्रणव ने हाँ में सर हिला दिया। मुस्कान प्रणव के गोद में न जाने कितनी बातें उससे कर रही थी और प्रणव उसे अपने सीने से लगाए हुए उसकी सारी बातों का जवाब दे रहा था। कुछ ऐसी बेताबियां छलक आती है तेरे मेरे व्यवहार में। दुनिया को पता चल जाता है कि रिश्ता पुराना है। तुम मेरे ही वजूद का एक हिस्सा है। यह एक एहसास सुहाना है। जिंदगी का मतलब तो बस अब तेरे संग यारा है। दिल के हाथों मजबूर होकर वह किसी तरह से समय निकालकर अभिलाष के साथ आज राजपूत हाउस आया था। मुस्कान से मिलने को दिल इतना बेचैन हो रहा था कि प्रणव को कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा था। अंत में उसने अभिलाष से ही इसके लिए मदद लेने के लिए सोची। अभिलाष फिलहाल में किसी को भी मुस्कान से मिलने देने के लिए चाहता नहीं था, लेकिन प्रणव ने उसकी मदद की थी, इसलिए इनकार का सवाल भी पैदा नहीं हो रहा था। मजबूरी में वह प्रणव को अपने साथ लेकर आया था, वरना अभिनव सिंह राजपूत के घर के नियम इतने कड़े थे कि बेटी की सहेलियां तो घर आ भी सकती थी। कभी कंबाइंड स्टडी के बहाने तो कभी एक साथ शॉपिंग पर जाने के बहाने ही सही। उन लोगों की भीड़ यहाँ पर जमती भी थी, पर बेटों को अपनी दोस्ती घर के बाहर तक ही सीमित रखनी थी। उनके किसी भी दोस्त को घर के अंदर आने की अनुमति नहीं थी। अगर पार्टी भी करना है तो घर के बाहर करो। राजपूत अंपायर के किसी भी होटल में कर लो। अभिनव जी पेमेंट कर देंगे। पर घर के अंदर किसी भी दोस्त को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसी कारण आज तक प्रणव कभी राजपूत हाउस नहीं आया था। अभिलाष, जो कि अभी गाड़ी पार्किंग में लगाकर बाहर निकल ही रहा था कि प्रणव को उससे पहले निकला हुआ देखकर लोन में खेलती हुई मुस्कान तेजी से उसकी तरफ दौड़ पड़ी थी। अभिलाष अभी कुछ समझता उसके पहले ही मुस्कान ने उसे छोड़कर प्रणव की गोद चुन ली थी और अब अभिलाष हैरान परेशान इन दोनों को देख रहा था। प्रणव ने मुस्कान को वह चॉकलेट थमाई जो कि वो उसके लिए लेकर आया था। मुस्कान के चेहरे पर सच्ची खुशी फैली हुई थी तो प्रणव के चेहरे पर संतोष। अभिलाष की नज़रों से ये सब चीज़ छिपी हुई नहीं थी। वह बहुत बारीकी से इन सब चीज़ों को नोटिस कर रहा था। कुछ देर के बाद दोनों लोन में बाहर बैठ गए थे। सुप्रिया जी चाय लेकर आई तो मुस्कान उनके पास अपना दूध बिस्किट खाने के लिए चली गई। अब ये दोनों दोस्त अकेले हो गए थे, लेकिन प्रणव की नज़रें केवल मुस्कान को देख रही थी। उसके होठों पर लगा हुआ बिस्किट प्रणव के चेहरे पर मुस्कान बिखेर रहा था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई चीज़ तेरे अंदर चल रही है? अभिलाष ने प्रणव के चेहरे पर नज़र जमाते हुए कहा। मेरे अंदर क्या है? प्रणव हड़बड़ा गया था, जैसे कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। वह तो तू ही बताएगा कि तेरे अंदर क्या चल रहा है। बता दे, दोस्तों से पर्दा नहीं रखना चाहिए। अभिलाष बोला, लेकिन प्रणव कुछ नहीं बोला।
नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, प्रणव ने बात टालने की कोशिश करते हुए कहा। पर अभिलाष सस्ते में प्रणव को छोड़ने वाला नहीं था। जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम पलक में इंटरेस्टेड हो। प्रणव को कुछ न बोलते हुए देखकर अभिलाष ने अपने दिल का संदेश जाहिर कर दिया। प्रणव कुछ देर के लिए चुप हो गया। अगर तुम जवाब नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, और अगर नहीं हो तो भी कोई बात नहीं। मुझे तो बस लगा था, इसलिए मैंने डायरेक्ट पूछ लिया। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो सॉरी। वैसे भी पलक एक बेटी की माँ है, अभिलाष बोला। अरे नहीं, तुमने सही किया, इसमें बुरा लगने वाली बात नहीं है। हाँ, मैं पलक में इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन मुस्कान मुझे खींचती है, इसलिए तुम्हारी एक बेटी की माँ वाली बात भी खारिज की जाती है। प्रणव ने बिस्कुट खाती हुई मुस्कान को देखते हुए कहा। बच्चे तो सबको खींचते हैं क्योंकि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, अभिलाष हंसते हुए बोला। हाँ, ये बात तो सही है, प्रणव अभिलाष की बात से सहमत था। पर बात यहाँ पर मुस्कान की जिम्मेदारी की है। अगर पलक परीक्षित से अलग होने के बाद अपने लिए कोई फैसला लेती है तो इतना निश्चित है कि उसके फैसले में उसकी सबसे पहली प्राथमिकता मुस्कान होगी। अभिलाष ने जैसे जताते हुए कहा। अंदाज ऐसा था जैसे प्रणव के दिल को टटोल रहा था। मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ, तुम्हारी बहन की नहीं। प्रणव ने कुछ मुस्कुराते हुए कहा। उसको उठाने का मतलब है कि वह खुद मुझे उठा देगी, प्रणव ने ऊपर की तरफ का इशारा करते हुए कहा। जबरदस्त मारा है उसने, मानना पड़ेगा शेरनी के पंजे और नाखून दोनों ही तेज हो गए हैं। अभिलाष हंस दिया। दोनों का इशारा परीक्षित की कोई दुर्गति से था, लेकिन अगले ही पल प्रणव सीरियस हो गया था। कौन कहता है बेटी जिम्मेदारी है? जो कहता है वो व्यापारी है। बेटी नहीं तराजू बाजार का, बेटी तो रिश्तों की करती पहरेदारी है। जिम्मेदारी को अगर बोझ समझकर उठाओगे तो भारी लगेगी, दिल से अपनाओगे तो फूल से भी हल्की लगेगी। चेहरे पर मुस्कान बिखेर देगी। जाने क्यों मुस्कान मुझे बिल्कुल अपनी सी लगती है। ऐसा लगता है जैसे इसके साथ कोई घना रिश्ता हो, प्रणव बोला। प्रणव की बात सुनकर अभिलाष उलझ रहा था। आजकल वह जो काम कर रहा था ट्रेन में कंडक्टरी का, उसमें उसने फेस रीडिंग में महारत हासिल कर ली थी, और प्रणव का चेहरा उसे कुछ और ही कहानी कह रहा था। और प्रणव अभिलाष से सारी बात सच सच बताने से पहले सोच रहा था। मैं तेरी बात समझ नहीं पा रहा, क्या कहना चाहता है तू? अभिलाष ने चाय का कप उठाते हुए पूछा। बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, पर शायद यह वक्त सही नहीं है, या फिर मैं कंफर्म कुछ बता पाने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि अभी तो मेरे पास से कई सवाल ऐसे पड़े हैं जिसका सटीक जवाब मेरे पास नहीं है। आधी अधूरी बात में मैं उलझ रहा हूँ, तो वही आधी अधूरी बात तुझे बात कर, मैं तुझे भी उलझना नहीं चाहता, प्रणव बोला। अभिलाष की नज़रें उसके आंखों से उतरकर दिल तक उसका हाल टटोलती हुई महसूस हो रही थी। झूठ बोलना वह चाहता नहीं था, सच बोल पा नहीं रहा था। अजीब दुविधा वाली स्थिति हुई थी। ये कौन सी बात हुई? अभिलाष की आंखें छोटी हुई। मुझे कुछ समय दे, जब मैं इस मैटर पर कुछ कंफर्म हो जाता हूँ तो मैं पक्का वादा करता हूँ कि मैं तुझसे ही सबसे पहले यह बातें शेयर करूँगा। पर तू भी मुझे एक वादा कर, प्रणव बोला। कौन सा वादा? कि तू मेरी बात को बिना गुस्सा किए हुए शांति से सुनेगा और मेरी बात भी समझने की कोशिश करेगा। इस बार प्रणव ने अभिलाष की आंखों में देखते हुए कहा। अभिलाष, जिसके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन थे, अचानक से उसे हंसी आ गई और उसे हंसते हुए उसने हाँ में सर हिला दिया। वैसे तो मैं तेरी बात बहुत हद तक समझ रहा हूँ, लेकिन जब तू खुद अपने दिल का हाल समझ जाना तो जब चाहे मुझे बता देना। वैसे इतना तो मैं तुझे भरोसा दे ही सकता हूँ कि शेरनी के पंजों से बचा लूंगा। अभिलाष प्रणव के हाथों पर अपना हाथ रखते हुए उसे भरोसा दिया। प्रणव ने हाँ में सर हिला दिया। अभिलाष को ऐसा लगा था जैसे कि पलक के साथ काम करते हुए प्रणव पलक को पसंद करने लगा है। इसमें कोई नई बात थी नहीं। दिल पर किसी का जोर नहीं चलता, अगर पलक का अतीत उसके सामने नहीं होता, परीक्षित का मैटर और मुस्कान का अस्तित्व छोड़ दिया जाता, तो पलक किसी भी नॉर्मल लड़के के लिए
आइडियल जीवन साथी थी एल। उससे शादी करने के लिए ना किसी के घर परिवार को कोई प्रॉब्लम होती और ना ही कोई लड़का ना कहता एल। इतना तो वह समझ रहा था एल। तू अपने घर परिवार में बात कर ले एल। खुद भी सोचने समझने के लिए जितना समय लेना चाहता है ले ले एल। अगर सब उधर से रेडी हो जाता है तो फिर मुझे बताना एल, मैं पलक से बात करूंगा एल। फिर दोनों मिलकर इस मैटर में कोशिश करेंगे एल। जल्दीबाजी से काम बिगड़ जाते हैं एल, अभिलाष बोला एल। प्रणव उसका दोस्त था एल। उसे बचपन से अच्छे तरीके से जानता था एल। उसके गुण अवगुण सब कुछ से वाकिफ था एल। मिलजुल कर उसे इस रिश्ते में कोई बुराई नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन पलक के साथ हुए हादसे के बाद अगला कदम सोच समझकर उठाना था। इसलिए उसने बहुत आसानी से प्रणव को समय देने के लिए कह दिया ताकि वह भी खुद समय लेकर इस बात पर सोच सके। लेकिन जितनी आसानी से अभिलाष नहीं ने बात कह डाली थी एल, क्या प्रणव के लिए भी उतनी आसानी से इस बात को अभिलाष से कहना संभव था? कोई भी भाई ये बात बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी बहन पर जिस इंसान के कारण कीचड़ उछली थी एल, वह इंसान उसके साथ बैठकर चाय पी रहा है एल। क्या ये सच जानने के बाद भी अभिलाष है मेरे ऊपर इतना भरोसा कर सकेगा? प्रणव अभिलाष को देखते हुए मन में सोच रहा था एल, जो कि अपने चाय के कप में पूरा बिस्किट का पैकेट खाली कर चुका था और जब सारी बिस्किट उसमें घुल गई थी तो अब चम्मच से निकाल निकाल कर खा रहा था। ऐसे क्या मेरी तरफ देख रहा है? तुझे पता नहीं है कि खाली गर्म चाय मेरे पेट में खौलने लगती है और चाय को देखकर मेरा दिल बिछड़ी हुई महबूबा की तरह तड़पने लगता है, तो अपनी महबूबा में उसके रिश्तेदारों को मिलाकर मैं अपने पेट में डाल लेता हूँ एल। अभिलाष ने दांत दिखाते हुए कहा एल। ये उसकी बचपन की आदत थी एल। गरम चाय पी नहीं पाता था तो चाय पीने का नया तरीका खोज डाला था एल। साला कभी नहीं सुधर सकता। प्रणव ने अफसोस से अपना सर हिलाते हुए कहा एल। पहले मेरा जीजा तो बन जा, उसके बाद मुझे साला पुकारना एल, वरना मेरी बहन की हाई हील की सैंडल बड़ी तेज चलती है एल। अभिलाष भी अव्वल दर्जे का बेशर्म था एल। उसकी इस बात पर प्रणव को हंसी आ गई थी। अपने मन के डर को किनारे करते हुए प्रणव ने इस वक्त अभिलाष से कुछ भी बात नहीं बताने का फैसला लिया था। जब तक डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक इस मैटर पर कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट के नाम पर प्रणव को कुछ याद आया एल। तुरंत फोन निकालकर उसमें डॉक्टर साहब का नंबर खोजने लगा एल। तभी उनका मैसेज दिख गया एल। 2 दिन पहले ही रिपोर्ट आ चुकी थी एल। अब तो प्रणव के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई थी। न जाने दिल किसी अनहोनी के अंदाज में क्यों धड़कता था, क्या हुआ था, जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।